हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो फिजिकल क्लास वाले फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट केमिकल थर्मोडायनामिक्स। और अभी तक जो चीज़ें हमने आपको बता दिया था वो था एंट्रोपी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। किसी निकाय के अव्यवस्था की माप, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम और रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो रैंडमनेस है वो एंट्रोपी, उसका जो मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। और क्या क्या बातें और कर लिया था हमने। तो सॉलिड स्टेट में अगर वाटर की हम बात कर रहे हैं या किसी भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी सबसे कम होगी। लिक्विड स्टेट में आएगा तो एंट्रोपी थोड़ी बढ़ जाएगी। गैसेस स्टेट में आएगा तो एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। मतलब गैसेस स्टेट में अगर वाटर की बात करें तो वाटर वेपर्स में मॉलिक्यूल की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड वाटर में, और देन आइस की कंडीशन में उसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। आइस की कंडीशन में एंट्रोपी सबसे कम होगी। मतलब डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर कम होगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर बच्चे क्लास में साइलेंटली बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स आर साइलेंटली इन द क्लास, ठीक है, देन एंट्रोपी इज लो। अगर स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर जैसे क्लोरीन है, Cl2 से वो Cl में जाएगा तो Cl2 इज द सिंगल मॉलिक्यूल, 2Cl में गया तो 2 एटम हो गए उसके पास, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट टाइम एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक, अगर HgO की बात किया था मैंने, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO अगर ब्रेक होगा तो 2Hg लिक्विड प्लस क्या बनाएगा, O2 गैस बनाएगा। तो जिस सिस्टम में गैसियस मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा, जिस सिस्टम में गैसियस मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा वहां भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, वहां पर भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हो रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू CaO प्लस CO2, तो क्या हुआ, गैसेस। ये कैसा था, सॉलिड, ये कैसा है, सॉलिड, ये कैसा है, गैस है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ रहा है, गैसेस के मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी इंक्रीज इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में एंट्रोपी में वृद्धि होगी, एंट्रोपी इंक्रीज इन दिस सिस्टम। अब हमने बात किया था NH3 प्लस HCl, दोनों कैसे हैं, गैस है। NH3 इज गैस, HCl इज गैस। और अगर ये मिला तो क्या बन जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। नाउ दिस टाइम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, तो इस टाइम सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी बताया मैंने आपको, हमेशा प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी से करेंगे। तो एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट के चेंज होने के समय हमेशा कैलकुलेट की जाती है एंट्रोपी, तो स्टेट फंक्शन है। इसके साथ साथ एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना एंट्रोपी बढ़ जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज़ें मैटर पर डिपेंड करती हैं, मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती है, वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंट्रोपी के यूनिट्स क्या होते हैं, एंट्रोपी के यूनिट्स होते हैं जूल्स पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, जूल्स पर केल्विन पर मोल इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। और एंट्रोपी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा एस से एक्सप्रेस करते हैं, Q रिवर्सिबल बाय T।
Q रिवर्सिबल बाय T, सिंपली Q बाय T भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस Q को ध्यान रखना है। Q क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन है Q की वैल्यू। और T यहाँ पे क्या है? T इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर, और T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक, अब इसके बाद दो छोटे डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे एंट्रोपी पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी इज द Q बाय T, कैसे निकालेंगे? Q बाय T से निकालेंगे। फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मेट्स हैं एंट्रोपी के कैलकुलेशन के लिए। अब बात करते हैं जरा आगे के पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को पढ़ा था, बिल्कुल उसी ऑर्डर में ये भी रहेगा, है ना। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन की एंट्रोपी, फ्यूजन मतलब स्टेट चेंज होगा यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। तो यहाँ पे एंट्रोपी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? इट में बी इट इज डिफाइंड एज एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। इट इज, ऐसा सिंपली कह सकते हैं, इट इज that entropy change, it is that entropy change, it is that entropy change, it is that entropy change when 1 mole of solid, 1 mole of solid, it is that entropy change when 1 mole of solid is converted into, 1 mole of solid is converted into its way, 1 mole of solid is converted into liquid state, 1 mole of solid is converted into liquid state। जब एक मोल सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, 1 mole of solid is converted into liquid state at its melting point, at its melting point, ओके। अपने गलनांक पर जब एक मोल ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तब प्रक्रम के दौरान होने वाला एंट्रोपी का परिवर्तन गलन की एंट्रोपी कहलाता है। तब प्रक्रम के दौरान होने वाला एंट्रोपी का परिवर्तन गलन की एंट्रोपी कहलाता है। डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी इज द फॉर्मूला। डेल्टा एस फ्यूजन बाय डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब एज सेम एज बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की एंट्रोपी। तो कैसे डिफाइन हो जाएगा? बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से, it is that entropy change, it is that entropy change, it is that entropy change, it is that entropy change when 1 mole of, when 1 mole of liquid, it is that entropy change when 1 mole of liquid is converted into, liquid is converted into its vapors, liquid is converted into its vapors। जब liquid vapor में convert होगा, तो it is that entropy change when 1 mole of liquid is converted into its vapors, okay। और entropy of at its boiling point, at its boiling point, vaporization कहाँ पे होगा? boiling point पे। तो हाउ टू
कैलकुलेट एंट्रोपी दैट टाइम, तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर। तो वेपराइजेशन की एंथैल्पी बाय टेम्परेचर। अब इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे और कैसे सॉल्व होंगे, उसकी बात करते हैं। हाउ टू क्वेश्चंस आर देयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं उसको देखते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन ऑफ, for fusion of 1 gram of ice, entropy change for fusion of 1 gram of ice, 1 mole of ice, 1 gram of ice and 1 mole of ice, where latent heat, where latent heat of fusion, latent heat of fusion of ice, latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. Latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. अब देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस एंड 1 मोल ऑफ आइस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है? 80 कैलोरीज पर ग्राम। तो डेल्टा एस इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी इज द फॉर्मूला। अब पहले बात करते हैं, लेट कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस। तो 1 ग्राम ऑफ आइस क्यू बाय टी, तो क्यू कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम, और हमको निकालना भी पर ग्राम है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम निकालना भी पर ग्राम है, तो 80 हो गया। 80 बाय फ्यूजन टेम्परेचर कितना होगा? 273। फ्यूजन का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना? 273 कैल्विन्स। कैल्विन्स में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। तो Q बाय टी तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसके लिए फॉर दिस 1 ग्राम पर ग्राम के लिए आंसर आ जाएगा 27 25 75 329 के आसपास आएगा। 0.293 तो दिस इज Q बाई टी पर ग्राम। कितना आ गया एंट्रोपी? 0.293। ठीक है, और एंट्रोपी की यूनिट हो जाएगी आपकी जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो पर देखिए पर ग्राम के लिए कितना आ जाएगा? 0.293। अब इस डाटा को मैं पर मोल के लिए लिखते हैं, तो देखो पर ग्राम और पर मोल में डिफरेंस क्या होगा। अब जैसे 1 मोल आइस के लिए निकालना है फॉर 1 मोल ऑफ आइस, तो 1 मोल ऑफ आइस मीन्स व्हाट? 1 मोल ऑफ आइस मतलब 1 मोल ऑफ वाटर। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर हियर? 18 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल मीन्स 18 ग्राम। अब क्या हो जाएगा? 80 कैलोरी पर ग्राम था, और 1 मोल का मतलब हुआ 18 ग्राम ऑफ वाटर।
एक मोल का मतलब कितना, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 इंटू हाउ मच, 80 बाय 273। तो पर मोल में जब क्वेश्चन होगा तो ये हो जाएगा 18 इंटू 80 बाय 273, ठीक। और पर ग्राम में था तो हमने 80 बाय 273 कर दिया था, क्योंकि 80 जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर ग्राम है, मतलब टेक्निकल भाषा को ध्यान रखना है। पर मोल में पूछेंगे तो 18 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा आपका 1800 और 18,144, तो 1140 बाय 273 बाय 273, 3 अच्छा ठीक है, 1/3 से जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा दिस टाइम द करेक्ट आंसर इज 80 इंटू 270, 80 इंटू 18 बाय 273, 5.27, 5.27, 3×5 = 15, तो 273 है, 5.27, ठीक है, 5.27 कैलोरीज पर मोल हो जाएगी। ये वो पर ग्राम में थी, ये कैलोरीज पर मोल में हो जाएगी। तो कितना आ गया, 5.27 इज द आंसर। यहाँ ध्यान रखेंगे 5.27 का है मैंने, है ना। तो दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस होगा तो 80 इंटू 18 बाय 273, और अगर वो पर मोल में 18 से मल्टीप्लाई करना है और पर ग्राम है तो 80 बाय 273 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एक और इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना हो गया, 273 केल्विन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस एंड वाटर, आइस एंड water at 0 degree centigrade, ice and water are in equilibrium, are in equilibrium। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें, है ना। आर इन इक्वलिब्रियम, तो इक्वलिब्रियम की कंडीशन पे कैलकुलेट करना है। आइस एंड वाटर आर इन इक्वलिब्रियम। फाइंड द एंट्रोपी चेंज, फाइंड द एंट्रोपी चेंज, फाइंड द एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी के परिवर्तन की गणना करो, फाइंड द एंट्रोपी चेंज वेयर एंथैल्पी चेंजेस। अब यहाँ पे लेटेंट हीट की जगह एंथैल्पी चेंज दिया है। एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी चेंज इज 6 किलो जूल पर मोल, 6 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज कितना दिया है, 6 किलो जूल पर मोल। तो द फॉर्मूला इज डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी। डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी इज द फॉर्मूला। तो डेल्टा एच फ्यूजन कितना दिया है, 6 किलो जूल पर मोल। तो 6 किलो जूल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल्स में चला जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कहाँ पहुँच गया, जूल्स में पहुँच गया। टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। तो कितना आ जाएगा, 6000 और 3000, तो दो से ऊपर का कुछ आंसर आ जाएगा, 20 से ऊपर का कुछ आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6000 हो जाएगा वो और 273। तो अगर हम 300 भी मान लेते हैं तो 20 के ऊपर, 20 आंसर आएगा, और ये 273 है तो आंसर 20 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो 21.79 इज द आंसर। जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल पर केल्विन पर मोल एंट्रोपी मिल जाएगी आपको। क्या क्या काम किया हमने, जो
हमें एंथैल्पी का वैल्यू दिया है वो 6 किलो जूल दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जूल्स में कन्वर्ट हो गया और 273 से हमने उसको डिवाइड कर लिया. इट इज डिवाइडेड बाय 273. टेम्परेचर फॉर फ्यूजन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इट मीन्स 273 केल्विन. ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज. फिर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज. कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर vaporization of 1 मोल ऑफ वाटर. यहाँ पे देखिए सीधे सीधे मैंने 1 मोल लिया है. 1 ग्राम ऑफ वाटर भी ले सकते थे, तो 1 ग्राम लेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और अगर 1 मोल लेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर. तो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? Calculate the entropy change for vaporization of 1 mole of water. 1 mole of water where latent heat of vaporization is 536 calories per gram. 536 कैलोरी पर ग्राम. 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो 536 कैलोरीज पर ग्राम. नाउ व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड? डेल्टा एस वेपोराइजेशन. तो Q का टर्म है, लेटेंट हीट दिया मतलब Q का टर्म है ये, Q बाई टी फॉर 1 मोल ऑफ वाटर. फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स व्हाट? 18 ग्राम ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ वाटर तो इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. इसका मीनिंग क्या है? 18 ग्राम ऑफ वाटर. तो नाउ हियर इट इज 536 कैलोरीज पर ग्राम. तो 536 इंटू 18 बाय द वेपोराइजेशन टेम्परेचर इज 373. कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर. बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना? 273 केल्विन. अब 536 इंटू 18 बाय 273 बाय 373 बाय 373 इज द आंसर. तो कितना आ जाएगा? 536 इंटू 18 बाय 373. 536 बाय इंटू 18, क्योंकि पर ग्राम में चेंज कर दिया, 373 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा. तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं. और अगर पर ग्राम कहता तो 18 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, 536 बाय 373 हो जाता. ठीक है, तो अगर पर ग्राम कहता तो 536 इन बाय 373 आंसर मिल जाता. ठीक है, तो पर ग्राम और पर केजी में ये डिफरेंस रहेगा, इसको ध्यान में रखना है. एक और क्वेश्चन जो कि हम लोग एंथैल्पी से रिलेट करता हुआ लेते हैं. अच्छा ठीक है, सेम टू सेम है. तो एक और केवल जूल्स में डाटा चेंज करते हुए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. पहला वाला हो गया था कैलोरीज में. अगला क्वेश्चन लेते हैं. 1 मोल वाटर इवोपरेट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऐसा कह सकते हैं, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज एंड calculate entropy change
calculate entropy change for 1 mole of water at 100 degrees centigrade. Entropy change for 1 mole of water at 100 degree centigrade. 1 mole of water at 100 degree centigrade. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization is 2.257 किलोजूल. वहाँ पे हमने 536 कैलोरी लिया था, यहाँ पे 2.25 किलोजूल पर मोल ले लिया. 2.25 किलोजूल पर मोल. तो अब कैसे जाएंगे? डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी. दिस इज गिवन फॉर पर ओके 2.25 किलोजूल. 2.25 किलोजूल पर ग्राम है, नॉट पर मोल. ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, उसको सुधार लेता हूँ. पर ग्राम 2.25 किलोजूल पर ग्राम. अब पर मोल में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा? 18 इंटू 2.25 बाय 373. 18 इंटू 2.25 बाय 373. 18 इंटू 2.25 बाय 373. ठीक है. और ये किलोजूल में था तो आंसर भी पहले किलोजूल में आएगा. 0.1089 0.1089 मतलब 108 108 108 108 108.9 जूल्स पर केल्विन पर मोल में आंसर मिल जाएगा. ये आंसर किस में है? किलोजूल में है. किलोजूल पर केल्विन पर मोल. और जब जूल्स में लेंगे तो 108.9 मिल जाएगा आपको आंसर. ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंट्रोपी. ये एंट्रोपी पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रोपी पर और कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक वायुमंडलीय दाब पर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम. वाटर और उस वेपर के साथ क्या मेंटेन करके रखा है उसने? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखा है. वाटर एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम. वाटर एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम. latent heat of fusion of latent heat of vaporization latent heat of vaporization latent heat of vaporization latent heat of vaporization is 40.63 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 40.63 into 10 to the power 3 जूल्स पर मोल. इस बार डाटा पर मोल में दिया हुआ है. जूल्स पर मोल. एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी चेंज भी आपको गिवन है इस बार. एंट्रोपी चेंज इज 108 जूल्स पर केल्विन. 108 जूल्स पर केल्विन पर मोल. एंट्रोपी चेंज इज 108
joules per Kelvin per mole. Find the टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो इस कंडीशन पे वाटर का टेम्परेचर चाहिए. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू लेटेंट हीट दिया है तो Q बाय टी. एंड दिस इज जूल्स पर केल्विन पर मोल और ये भी जूल्स पर मोल में दिया हुआ है. तो चेंज यूनिट का चेंज नहीं करना पड़ेगा. तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय डेल्टा S. तो Q कितना दिया हुआ है हमको? Q इज गिवन 40.63 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. और डेल्टा एस इज गिवन 108. सॉल्यूशन कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड दैट आंसर इज 373.4 केल्विन. 373.4 केल्विन. तो आंसर कितना आ गया? 373.4 केल्विन इज द आंसर. टेम्परेचर कितना मिल जाएगा? 373.4 केल्विन. ठीक है. तो दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एंट्रोपी. ये एंट्रोपी पर बेस कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अब बात करेंगे इसके बाद अगले टॉपिक पर. अगला थ्योरी टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो रिलेट करता है फ्री एनर्जी से. मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी. तो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी. जैसे किसी सिस्टम को आपने एक बार स्टेबलाइज कर दिया. जैसे मान लीजिए सेल में आपने एक बार केमिकल सही जगह पर उसके इलेक्ट्रोड्स को आपने रख दिया और असेंबल कर दिया, तब अपने आप वो काम करता है. तो जितनी एनर्जी सिस्टम में अवेलेबल होगी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? फ्री एनर्जी कहेंगे. और ये एक फ्री एनर्जी हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. मतलब डेल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में मिलेगी. ठीक है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, maximum amount of energy available maximum amount of energy available to a system, maximum amount of energy available to a system during the process that can be converted into during the process that can be converted into useful work, that can be converted into useful work. तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए किसी सिस्टम में जितनी भी एनर्जी एट अ मोमेंट एट अ टाइम अवेलेबल होगा उसे हम क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी कहते हैं, मुक्त ऊर्जा कहते हैं. ठीक है. तो फ्री एनर्जी क्या है, हिंदी में कैसे कहेंगे? यह उस ऊर्जा का मापक है जिसे अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है. यह उस ऊर्जा का मापक है जिसे अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है. तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल वर्क. उस ऊर्जा का मापक है जिसे अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है. ठीक है. तो उस एनर्जी के मेजरमेंट का
उस एनर्जी का मेज़रमेंट है जिसे हम मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और फ्री एनर्जी को बार बार इलेक्ट्रो में भी इसका जिक्र आया है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप इस टर्म से आपको ये टर्म पता नहीं है, बार बार जरूरत पड़ी है। इक्विलिब्रियम में भी हमने इस पे बात किया है। तो फ्री एनर्जी इक्वल टू होता है, फ्री एनर्जी इक्वल टू जी, फ्री एनर्जी को हम जी से लिखते हैं, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर जी इज द फ्री एनर्जी। जी को क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी कहते हैं। एच इज द एंथैल्पी, टी इज द टेम्परेचर एंड एस इज द एंट्रोपी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी जी से डिनोट करते हैं हम फ्री एनर्जी को, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच माइनस टी एस। और फ्री एनर्जी के बारे में भी ध्यान रखना है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखते हैं इसके चेंज के बारे में। तो हाउ टू कैलकुलेट द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, है ना। तो जी इक्वल टू क्या कहा मैंने? एच माइनस टी एस, और एच इक्वल टू क्या होता है? E प्लस पी वी। एच इक्वल टू क्या होता है? E प्लस पी वी। ठीक है, तो और कैसे लिख सकता हूं मैं फिर G को? E प्लस पी वी माइनस टी एस, ई प्लस पी वी माइनस टी एस, मतलब मैंने H को E प्लस पी वी से रिप्लेस कर लिया। तो क्या हो गया? G इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस, ई प्लस पी वी माइनस टी एस। अब बात करते हैं आगे डेल जी की। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल जी कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा? डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, किस कंडीशन पे? जब मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि ना हमने प्रेशर पे कोई चेंज दिखा और ना टेम्परेचर पे, तो क्या कंडीशन हो गई? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा फिर से वापस। ठीक है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा हम लिख सकते हैं। किस कंडीशन पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं इसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज का समीकरण कहते हैं इसको। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इन कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब और क्या क्या बातें करना है? तो पहला काम ये करते हैं कि पहले ये मैक्सिमम वर्क के इक्वल कैसे होता है इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि हाउ इट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क। पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे की थोड़ी पे बात करेंगे। मैक्सिमम यूजफुल वर्क के बराबर ये कैसे होगा, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? इसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ जीवी कहते हैं। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो होता है वो कैसा होता है? एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन।
तो डेल्टा ई इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, Q प्लस W एक्सपेंशन, Q प्लस W एक्सपेंशन एंड W नॉन एक्सपेंशन, W एक्सपेंशन प्लस W नॉन एक्सपेंशन प्लस W नॉन एक्सपेंशन, ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू, और W हमारे पास दो टाइप का है, W एक्सपेंशन और W नॉन एक्सपेंशन, जिसमें से W एक्सपेंशन एक्सपैंड होता है तो क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, इसका डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो W एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस पी डेल्टा वी, W एक्सपेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। तब मैं E को कैसा लिख सकता हूं, डेल्टा E इक्वल टू क्यू, W एक्सपेंशन की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी प्लस W नॉन एक्सपेंशन, W नॉन एक्सपेंशन। तो Q माइनस पी डेल्टा वी प्लस W नॉन एक्सपेंशन हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे Q को बाहर निकाल लूं मैं, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू, ये सब इधर आते जाएंगे, डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी माइनस W नॉन एक्सपेंशन, माइनस W नॉन एक्सपेंशन, ऐसा भी पुट कर सकते हैं हम। Q को बाहर निकाल लिया तो Q इक्वल टू दैट इज, हाँ ठीक है, Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस W नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। और ये जो वैल्यू है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर है। तो डेल्टा एच माइनस W नॉन एक्सपेंशन भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एच। तो यहां से हमने वैल्यू को लिया तो डेल्टा एच के बराबर हो गया, तो Q इक्वल टू डेल्टा एच माइनस W नॉन एक्सपेंशन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने बात किया एंट्रोपी के बारे में, तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज व्हाट, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय टी। एंट्रोपी क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय टी। तो Q इक्वल टू, देन Q इक्वल टू व्हाट, Q इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस इंटू टी, डेल्टा एस इंटू टी। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एस इंटू टी, या टी डेल्टा एस कह लीजिए। Q इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस। तो Q की जगह हम रख सकते हैं टी डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस Q की जगह रख सकते हो आप, क्या हो जाएगा, Q की जगह टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस W नॉन एक्सपेंशन, W नॉन एक्सपेंशन मतलब अपने आप होने वाला काम, W नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। तो W नॉन एक्सपेंशन के इक्वल हो गया, ठीक है। अब W नॉन एक्सपेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, तो W नॉन एक्सपेंशन, W नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके। तो नाउ व्हाट हैपन्स, अब क्या हुआ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा जी। तो W नॉन एक्सपेंशन मतलब सेल्फ होने वाला काम, जिस पे आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इट इज इक्वल टू डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा जी। तो W नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जी हो जाएगा। तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो सब मैक्सिमम वर्क के बराबर हैं एट कांस्टेंट temperature and constant pressure, at constant temperature, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। तो स्थिर ताप और स्थिर दाब पर at constant temperature and constant pressure free energy change, free energy change, free energy change is equal to useful work, is equal to useful work,
तो मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन, फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू यूजफुल वर्क। तो मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन अधिकतम कार्य के बराबर है या उपयोगी कार्य के बराबर है, ये इस बात को प्रूव कर दिया इसने, है ना। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्री एनर्जी। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स के बारे में। तो फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू यूजफुल वर्क, ये बात प्रूफ हो गई है। अब आगे देखते हैं क्या क्या कंडीशन और ध्यान रखना है। तो पहली बात ये ध्यान रखना है, नंबर 1, एट केमिकल इक्विलिब्रियम, एट केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर एट केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही है ध्यान रखने की, केमिकल इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0, ठीक है। समयावस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है। और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई भी 0 होता है इक्विलिब्रियम पर। तो एट इक्विलिब्रियम डेल जी इज 0, ठीक है। अगला पॉइंट, for all spontaneous process, for all spontaneous process, for all spontaneous process, सभी स्वतः प्रक्रमों के लिए, for all spontaneous process, del G is negative, del G कैसा होगा, नेगेटिव होगा। for all spontaneous process del G is negative, del G is negative for all spontaneous process। तीसरी बात, डेल फॉर ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी इज पॉजिटिव, सभी अस्वतः प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी का मान धनात्मक होगा। फॉर ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी इज पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी पॉजिटिव। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, एक और इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम बात करेंगे, इन बायोकेमिकल रिएक्शन, इन बायोकेमिकल reaction, some intermediate steps, some in biochemical reaction, in case of some intermediate step, in case of some intermediate steps, कुछ बीच के जो पद होते हैं, मध्य के जो पद होंगे, सम इंटरमीडिएट स्टेप डेल जी इज पॉजिटिव, डेल जी इज पॉजिटिव। कुछ इंटरमीडिएट स्टेप के लिए डेल जी की वैल्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस में पॉजिटिव होती है, बट ओवरऑल, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिजल्टेंट डेल जी जो होगा वो नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शन, इन सम इंटरमीडिएट स्टेप्स द डेल जी इज पॉजिटिव, डेल जी इज मे बी पॉजिटिव, डेल जी मे बी पॉजिटिव, ऐसा लिखता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंटरमीडिएट स्टेप डेल जी मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, डेल जी मे बी पॉजिटिव, बट after completion it is negative, लेकिन जब पूरा रिजल्ट देखा जाएगा तो वो नेगेटिव में ही रहेगा, लेकिन कंप्लीशन के बाद उसका डेल जी नेगेटिव में ही आएगा। तो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ इंटरमीडिएट स्टेप ऐसे हो सकते हैं जहां पर डेल जी पॉजिटिव होता है, मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन
जब रिजल्टेंट देखा जाएगा पूरे रिएक्शन का तो वहाँ पर डेल जी कैसा मिलेगा, डेल जी इज नेगेटिव, दैट टाइम डेल्टा जी इज नेगेटिव, है ना। तो ये ध्यान रखना है, डेल जी इज जीरो एट केमिकल इक्विलिब्रियम, डेल जी इज नेगेटिव फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस, डेल जी इज पॉजिटिव फॉर ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस। और हम लोगों ने बात कर ही लिया है, डेल्टा जी किसको शो करता है, अधिकतम कार्य को शो करता है, मैक्सिमम वर्क को शो करता है डेल जी। और मैक्सिमम वर्क वाले जो इसके फॉर्मूले हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम वर्क के लिए डेल जी हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव डेल जी इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वर्क, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करता है। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू जो मैक्सिमम वर्क के फॉर्मूले हैं 2.303 RT log KC, ये पहला फॉर्मूला, माइनस डेल जी इक्वल टू 2.303 RT log KP, KC के जैसा KP, है ना। और माइनस डेल जी इक्वल टू 2.303 RT log P1 by P2, और माइनस डेल जी इक्वल टू 2.303 RT log V2 by V1. तो this is the formula related with the delta G is equal to maximum work, delta G equal to maximum work। और सेल होगा तो डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NFE, डेल जी इक्वल टू माइनस NFE, किसी भी साइड माइनस ले सकते हो आप, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो सेल की रिएक्शन होगी, तो फॉर सेल रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल जी इक्वल टू माइनस NFE, और डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस NFE स्टैंडर्ड। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड विद द डेल्टा जी। अब अगले लेक्चर में हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है हीट कैपेसिटी, उसको भी ख़त्म कर देंगे, तो थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हो जाएगा। और फिर फिजिकल में एक रिमेनिंग यूनिट रह जाएगा हमारे पास, वो है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ओके कमांडोज, थैंक यू।